हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं फिर आपको पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड इंस्टॉलेशन फर्स्ट पढ़ाना हो। यह आपका लेक्चर नंबर 13 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में बताया था। ये उसी के आगे का ही पार्ट थे, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाए जाते हैं उसमें कितनी स्विच एंड सर्किट की हाइट होती है, चौड़ाई होती है, कि एक स्विच एंड सर्किट में कितने हमारे सॉकेट एंड स्विच लगाए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो माना दिया गया है, फैन रेगुलेटर एक होता है जिसकी मैक्सिमम ऊंचाई 150 mm होती है और जो इसकी चौड़ाई होती है वो 85 mm होती है। ठीक है। और इसमें 4 होल दिए रहते हैं, जो आप देखने साइडों पे दिया है। ये माना रहता है 2 से 3 डायमीटर का रहता है मैक्सिमम। ठीक है। और जो इसमें रोटेट करने के लिए हमारा स्विच दिया होता है, स्विच टाइप का, उसकी हमारी सॉकेट से जो डिस्टेंस होती है वो 35 mm के अगर कुछ होती है। ठीक है दोस्तों, जो मैक्सिमम होती है वो 35 mm के आसपास होती है। ठीक है। तो ये हमारा एक नेगुलेटर हो जाता है। ये आपका जो नेगुलेटर होता है ओन टाइप का होता है, लेकिन जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो नेगुलेटर आ रहे हैं वो आपके एक स्विच के जैसे दिखाई देते हैं और इसमें एक आपका रोटेटिंग डिवाइस होता है। ठीक है। तो यह आपका जो होता है ओन टाइप का रेगुलेटर है। ठीक है। इसका ज़्यादातर अब यूज़ नहीं किया जाता है वैसे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक स्विच के बारे में क्या होता है। जो स्विच रहता है आपका, उसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है वो आपकी होती है 35 होगी आपकी, और 55 होती है। ठीक है। 55 mm के आसपास कुछ होती है। ठीक है। और जो आपकी विड्थ होती है आपकी वो 24 होती है, 24 mm। और जो इसके अंदर पे जो स्विच होता है जिसको आप ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, उसकी जो माने लेफ़्ट और राइट से डिस्टेंस होती है 5 mm होती है लेफ़्ट और राइट से। ठीक है। और अप और डाउन से जो इसकी ऊंचाई होती है वो 10 mm के आसपास होती है। ठीक है। तो ये माने स्विच होता है। इस स्विच की जो डायमेंशन आप देख लें, ये सेम डायमेंशन आपको ऐसे ही पेपर में बनानी रहती है। मैक्सिमम जो स्विच होते हैं इसी साइज़ के आते हैं। ठीक है। और जो आपके जो सॉकेट होते हैं उसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई होती है वो 40 होती है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई आपकी होती है, ये भी आपकी 55 होती है। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो इसके अंदर आप जो ये देख रहे हैं 3 पिन, इसका जो रहता है वो ऊंचाई आपकी 30 mm होती है, सॉरी चौड़ाई आपकी। ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई होती है वो आपकी 31 mm के लगभग होती है। खुद ये देखिए आप। और इसकी जो आपके यहाँ से डिस्टेंस जो होती है वो आपकी 12 होती है, और नीचे से भी आपकी डिस्टेंस 12 होती है। तो ये आपको हो जाता है स्विच एंड सॉकेट की जो डायमेंशन होती है सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलती है, किसी भी स्विच हो गया या सॉकेट हो गया। और आपको पेपर में इसी प्रकार की डायमेंशन का यूज़ करके बनाना रहता है, कोई अलग डायमेंशन नहीं लिखनी होती है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे के। तो ये माना एक हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कितने स्विच होते हैं और एक सॉकेट होते हैं। जो माने फैन रेगुलेटर होता है वो सबसे ऊपर रखाया जाता है मिडल में, बीच में। या आपको ओन टाइप का रेगुलेटर है इसलिए, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो रेगुलेटर आना है वो आपके इसी बगल में लगा दिया जाता है स्विच या सॉकेट के, या फैन स्विच जो होता है। ठीक है। तो इस प्रकार इसको लगाया जाता है। अब आप देखते हैं इसमें जो 4 होल दिए गए हैं इस सीट को बॉक्स पर फिट करने के लिए। ठीक है। ये हमारे 6 से 3 डायमीटर के होते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये रेगुलेटर का मैंने डायमेंशन आपको बता दिया है। और ये जो स्विच होते हैं, दो स्विच के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो आपकी 10 mm होती है। ठीक है। और एक स्विच की सीट से डिस्टेंस जो रहती है वो आपकी 35 होती है, 35 mm। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया एक सीट में स्विच एंड सॉकेट को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं जो हमारा 11 kV की जो ट्रांसमिशन होता है उसमें हमारे कितने के टाइप की एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है।
मीन्स हमें इलेवन केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से पर्पज़ से खरीदते हैं। ठीक, सबसे पहले जो माना केवी लाइन के लिए लाइन सपोर्टन होता है। मीन्स लाइन सपोर्टन जैसे कि आप देख लें कि आपका एक हो गया पोल आपको बना रहता है, इसी से ऊपर से आपके जो कंडक्टर होते हैं जाते हैं। ठीक है, और क्रॉस आर्म बनी होती है, क्रॉस आर्म आपकी इस टाइप की होती है। ठीक है, इसी के ऊपर आपके जो रहते हैं इंसुलेटर प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसी इंसुलेटर से होकर कंडक्टर आपके जाते हैं। ठीक, क्रॉस आर्म जो आपकी होती है वो आपकी वुडन की बनी हो सकती है, या एमएस चैनल की बनी हो सकती है। और आपका जो लाइन सपोर्टर होता है पोल, या आपका आरसीसीसी का या स्टील का बना हो सकता है। ठीक है, या तो आपका ये वुडन का बना हो सकता है। रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग इसके बनाते हैं और वोल्टेज रेगुलेशन को देखते हुए। ठीक है, इसमें जो हम लोग क्रॉस आर्म लगाते हैं, अब क्रॉस आर्म को फिट करने के लिए इसमें हम लोग क्रॉस आर्म क्लेम लगा देते हैं। ठीक है, क्लेम जो इसको बीच में सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यहाँ पे बीच में लगा देते हैं। तो ये जो हमारी बनी होती है एमएस फ्रैक की बनी होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग स्टोन पैड लगा देते हैं। स्टोन पैड की कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो 11 केवी के सब लाइन में लगाई जाती है, और एफ और नी क्लेम हो जाती है जो वायर या किसी कंडक्टर को फिट करने के लिए होती है। ठीक है, अब इसमें कंडक्टर जोन स्लीव, कंडक्टर को आपस में जोड़ने के लिए कुछ एक प्रकार की स्लीव होती है। ठीक है, अब इसमें आपको अर्थिंग के लिए अर्थिंग पाइप दिया जाता है। ठीक है, जो अर्थिंग पाइप आपको ग्राउंड में जाता है पोल से होते हुए, ताकि सभी भी लीकेज करंट हो वो आपके ग्राउंड में चला जाए। तो इसके लिए आपको अर्थिंग पाइप दिया जाता है, तो उसके लिए अर्थिंग क्लेम दी जाती है, अर्थिंग वायर दिया जाता है, जिन्हें यहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट है। अर्थिंग वायर जो का होता है वो 6 इस वायर गेज या जीआई वायर का होता है, और जो अर्थिंग वायर होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। स्टे इंसुलेटर होता है। स्टे इंसुलेटर आप जानती हो, जैसे आपका ये पोल हो गया। ठीक है, अब पोल को यहाँ से ग्राउंड सपोर्टर प्रोवाइड करते हैं, तो इसी के बीच में हम लोग ये स्टे इंसुलेटर लगाते हैं, ताकि जो हमारा कभी भी कोई लीकेज करंट जो हो इस वायर के होते हुए ज़मीन में ना आ पाए। इसके लिए हम लोग यहाँ स्टे इंसुलेटर लगा देते हैं। ठीक है, आपका स्टे इंसुलेटर का पार्ट हो गया। अब हम लोग जो डेंजन बोर होता है, जैसे आपकी कोई 11,000 वोल्ट की लाइन या 11 केवी की लाइन होती है, तो वहाँ पे डेंजन बोर्ड लगा दिया जाता है कि इसमें आप इसको टच मत करिए, यहाँ पे खोपड़ी टाइप का बना दिया जाता है, वैसे खुल रहता है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने कहीं पे सब स्टेशन या जो आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं वहाँ पे ये प्लेट लगाई जाती है, और इसके लिए हमें एक डेंजन बोर्ड फ्रेम चाहिए होता है इसको फिट से करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बाइंडिंग वायर लगता है। बाइंडिंग वायर मीन्स वायर को आपस में बाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, हमको बोल्ट नट वासन की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स जैसे कि आपको 2 कंडक्टर हो गया आपस में उसको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब आपको सीमेंट कंक्रीट का एक 4 अनुपात का रेशियो चाहिए। मीन्स जो आपने अर्थिंग बनाई है उसको ये 4:8 के अनुपात में रेशियो में उसको बंद कर देते हैं, ताकि कोई उसमें ना जा सके। ठीक है, तो यह अर्थिंग के लिए 4 अनुपात का कॉन्क्रीट या सीमेंट का एक चैम्बर टाइप का बनाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में आपको मैं अलग टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में बताया है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, स्विच सॉकेट हो गया, और 11 केवी लाइन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कल के लेक्चर में मैं अलग टॉपिक आपको लेके आऊँगा। आशा है आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर जिसने भी अभी तक बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है प्लीज़ प्रेस कर दीजिए।
तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।